अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, एक नया हफ्ता है लेकिन मसले मसाइल वही पुराने हैं। न्यूज़ रूम में बहुत सी बातें आज होंगी, बहुत से मसले मसाइल पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले हम चीनी बहरान की बात करेंगे। नाज़रीन, चीनी बहरान और इस पर होने वाली सियासत की बात होगी जो कि अब एक बहरान की शक्ल इख्तियार कर गई है, जो वाक़यात और हालात के संगीन मरहले पर पहुंचने की सूरत में आता है। एक बहरान वो होता है, लेकिन एक बहरान वो होता है जो खुद से पैदा किया जाता है। मुल्क में जारी चीनी बहरान पर एहसन इकबाल के बयान और उस पर नवीद कमर के रद्द-ए-अमल ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। एक दूसरे पर मलबा डाला जा रहा है। एहसन इकबाल कहते हैं कि चीनी बरामद करने की मंजूरी नवीद कमर की वजारत तिजारत ने दी। हमारी हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत थी, सारी जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पर नहीं डाली जा सकती। जबकि नवीद कमर कहते हैं कि हम पे क्यों ये सारा मलबा डाला जा रहा है, चीनी बरामद करने का फैसला दुरुस्त था या नहीं, इसकी बात मैरिट पे होनी चाहिए। और इसके बाद चीनी बरामद करने की मंजूरी कोई भी वजारत एक नहीं देती है बल्कि मिलकर दी जाती है। तो बात वही है कि इन द फाइट बिटवीन टू एलिफेंट्स इट्स ऑलवेज द ग्रास हु सफर्स, यानी परेशान तो आवाम है जिसके लिए चीनी खरीदना भी एक चैलेंज बन चुका है। तो आज के न्यूज़ रूम में चीनी बहरान की असल वजह जानने की कोशिश करेंगे। हाथियों की लड़ाई में घास को आप जो है वो नुकसान हमेशा ऐसा पहुंचवा होता रही हैं और है, ये होता ही है, है। लेकिन ये मसला ये है कि ये हाथी लड़ नहीं रहे हैं, ये हाथी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये हाथी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये हम आपको आगे चल के बताएंगे किस तरह से। आज पाकिस्तान और इंडिया के मैच का भी जिक्र करेंगे जो कि हुआ ही नहीं, लेकिन इस वक्त जो नेपाल धुलाई कर रहा है इंडिया की वो भी बड़ा शानदार है, क्योंकि 37वें ओवर का खेल हो रहा है। 6 खिलाड़ी नेपाल के चले जा चुके हैं पवेलियन की तरफ। 169 स्कोर है और आज के दिन नेपाल का जीतना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि एशिया कप में हमारा मुस्तकबिल जो है वो ताबनाक हो। और साथ ही साथ जो पाक भारत टाकरा था उसमें इंडियन जो हठधर्मी थी, इंडिया ने जो जिद डाली कि नहीं हमने पाकिस्तान नहीं आना, फिर श्रीलंका में वेन्यू चेंज करने की बात थी उसको भी नहीं माने, और फिर आखिर में जो हमारा मैच था जो बड़ा शानदार होता है जिसके लिए महीनों लोग इंतज़ार करते हैं, वो मैच सिर्फ इसलिए नहीं हो सका कि इंडिया बज़िद था कि हर बात उसी की मानी जाए। हम इन तमाम बातों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक्त का हमारा ये है कि हर चीज़ महंगी है और जो चीज़ मिल रही है वो महंगी मिल रही है और जो चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए वो महंगी क्यों हुई है, वो सवाल है जिसका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। अब इसे चीनी की किल्लत कह लें या शुगर माफिया का गठजोड़ कह लें, चीनी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सस्ती चीनी से मार्केट इस वक्त आप कह लीजिए ना आशना है। मार्केट में सस्ती चीनी दस्तयाब ही नहीं है और चीनी जो है वो 200 रुपये से ज़ायद में इस वक्त फ़रोख्त हो रही है। और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये 80-83 रुपये की चीनी आखिर 200 पे गई तो गई क्यों? हर रोज़ जब हम शो करते हैं तो चीनी की कीमत हम अपने नाजरीन को बताते हैं, लेकिन हर आने वाला अगला दिन चीनी की कीमत में मजीद इजाफा कर रहा है। 200 तक अब ये चीनी फ़रोख्त हो रही है। सवाल ये है कि चीनी की वाकई किल्लत है या गठ जोड़ है माफिया का, क्या ये वजह है, इसको जानने की हम कोशिश भी करेंगे। कराची की अगर बात करें तो कराची में चीनी 184 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। लाहौर में चीनी 175 रुपये फ़ी किलो हो गई है। गुजरावाला में चीनी 190, फैसलाबाद में 200 रुपये फी अच्छा, किलो नहीं, हो गई चीनी है। 83 से 200 तक कैसे पहुंची, इस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं। इसके जो मामलात हैं वो ज़रा लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है, बहरान की असल वजह जो है वो 4 जनवरी 2022 को होने वाला फैसला है। PDM हुकूमत ने 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी और इजाज़त इस शर्त पर दी गई कि कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। ज़रूरत से 10 लाख टन चीनी ज़्यादा पैदा हुई थी तो शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुतालबे पर बरामद की इजाज़त दी गई। PDM हुकूमत ने चीनी 98 रुपये फ़ी किलो का नोटिफिकेशन जारी किया और हुक्म इम्तना के बाद कीमत में ख़त्म ना होने वाला इजाफा शुरू हो गया जिसे हम आज तक महसूस करें। शुगर माफिया ने FBR में चेक एंड बैलेंस सिस्टम को भी गैर फ़ाल बनाया और साथ ही साथ धड़ाधड़ बरामद और स्मगलिंग का अमल जारी रहा, जिससे आज चीनी 98 रुपये से 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। निगरान हुकूमत 1.4 मिलियन टन सरप्लस चीनी के स्टॉक से भी लाइल्म है। अब चीनी की किल्लत को पूरा करने के लिए महंगी चीनी दरामद करना पड़ेगी। इम्पोर्टेड चीनी 220 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदी जाएगी और यूँ आप और मैं वो चीनी जो 80, 83, 84, 85 बहुत हद है 90 रुपये में ले लेते, वो 220 रुपये में खरीद रहे कीमत तो वही हुई ना। अब हम 200 रुपया जो पे करेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हैं और क्यों हम इतना पे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आवाम पे बहुत बड़ा जुल्म है। PDM हुकूमत की बात करते हैं जिसके खात्मे के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी चीनी बहरान का मलबा अब एक दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो हम बात कर रहे थे कि इन द फाइट बिटवीन टू एलिफेंट्स, तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट था वो यही था कि 2 सियासी जमातें अब मलबा एक दूसरे पर डाल रही हैं, लेकिन अवाम इससे परेशान है। साबिक वफाकी वजीर और लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने चीनी बरामद करने की जिम्मेदारी नवीद कमर पर डाल दी है। एहसन इकबाल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि साबिक हुकूमत एक इत्तेहादी जमात थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी
नून लीग नहीं उठा सकती। तो पीडीएम हुकूमत जिसका इत्तेहाद रहा 16 महीने और हमने देखा कि इनके बीच में से सुई भी नहीं गुजर रही थी, लेकिन अब पीडीएम हुकूमत का जैसे ही खात्मा हुआ है तो अब इलेक्शन की तरफ भी जाना है। अब यकीनन उसके लिए जो है वो मसले मसाइल लड़ाई की बात कर रहे हैं, छोड़ें आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा जी, ऐसा होगा? जी ऐसा होगा। चलें, उससे पहले मैं अपनी बात तो करके जाऊंगा। वो ये है कि हाथियों की लड़ाई जो हो रही है, इस हाथियों की लड़ाई में आपको ये दो हाथी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने 16 माह बखैर आफियत गुजारे हैं, साथ गुजारे हैं, और ये बहरान में दोनों बराबर के शरीक हैं। अब एक दूसरे को इल्जाम देते रहे तो देते रहे, जो होना था वो हो गया। नवीद कमर जो है वो भी लबकुशाई फरमाते हैं चीनी बहरान पर। उनकी वजारत तिजारत ने ये सजेस्ट किया था कि चीनी आप बाहर जाने दीजिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि जो है वो हम कुछ पैसे कमा सकें इस सिलसिले में, क्योंकि सरप्लस चीनी थी। तो उनका कहना है कि सिर्फ मेरी वजारत ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने इक़्तिसादी जो काउंसिल है उसके इजलास में इसकी मंजूरी दी थी, और बुनियादी तौर पर 10 लाख बल्कि 5 लाख टन गंदम की दरामद की इजाज़त दी गई थी, जिसमें से 2.5 लाख टन गंदम बरामद की गई है। और सूरत हाल ये है कि अब हमारी ही भेजी हुई चीनी हमें वापस लेना पड़ रही है और महंगी लेना पड़ रही है। तो नवीद कमर क्या कह रहे हैं, ज़रा सुना। इजाजत जो है वो ईसीसी में इस पे डिस्कशन होता है और काबीना उसको इंडोर्स करती है। हमारे बॉर्डर्स पे हमारा कोई कंट्रोल ना हो तो ये सारी की सारी चीनी जो है वो स्मगल हो जाती है। तो बेहतर ये होता है कि हम एक्सपोर्ट करें, ऑफिशियली उसका मुल्क को फायदा हो। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सिद्दीक, ज़रा ये बताइए कि जो आदाद शुमार का महकमा है उसकी जानिब से क्या बताया जा रहा है? सरप्लस में तो चीनी थी, ये तो शुगर मिल्स एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। हमने कितनी चीनी बाहर भेजी और अब हमें किल्लत कितनी है, हमें कितनी चीनी मंगवानी पड़ रही है, क्या आदाद शुमार है? जी, जो वजारत फूड सिक्योरिटी है वो तो कह रहे हैं जी किसी किस्म की कोई किल्लत नहीं है, ये सब मसनूई बहरान है। और आज ही उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस वक्त भी हमारी जो अपनी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक मुल्क के अंदर चीनी के जो ज़खायर हैं वो 1.815 मिलियन मैट्रिक टन है, यानी कि 18 लाख टन चीनी जो है वो आज भी ज़खायर में मौजूद है, जो कि आइंदा 2 माह के दौरान जो क्रशिंग सीज़न जो है वो शुरू होना है नवंबर में, उसके लिए जबकि जो महाना खपत है वो 0.65 मिलियन मैट्रिक टन है। तो इससे आप अंदाजा के चीनी के वाफर ज़खायर आज भी मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि ये सारे की सारा जो है एक मसनूई बहरान जो है वो पैदा किया गया है, और इसकी बड़ी वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग और जो है इसी वजह से कीमतों में बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा हुआ है। जो आप बात कर रहे थे 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की जनवरी में, उस वक्त बताया कि जो उस वो 85 से 90 रुपए फी किलो थी, और उसके बाद जो चेक एंड बैलेंस जो है वो नहीं रखा गया, और जिसकी वजह से जो है वो इजाफा हुआ। और इस वक्त भी असल में जो हैरानकुन बात ये है कि जो फूड का महकमा है ये 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास चला गया, लेकिन ना महकमा खुराक वाले जो है उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन आज तक लिया। वो इसके ऊपर वाकफ इख्तियार करते हैं जी हमें एक अदालत का जो हुक्म इम्तनाई है उसके तहत हम इनके जो स्टॉक्स हैं वो चेक नहीं कर सकते, और ये एक बड़ी वजह, जबकि इदारे हैं वो भी इस मामले के ऊपर बिल्कुल खामोश हैं। ना FIA अभी तक हरकत में आई, ना और जो मुतलका इदारे हैं वो हरकत में आए, और मनमानी जो है वो की जा रही है कीमतों में। कोई एक तो होता है कि कीमत मुकर्रर कर दी जाए, चीनी नहीं, तो ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी सिद्दीक, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है इसका सबको पता है कि चीनी ज़ख़ीरा हुई हुई है इसलिए महंगी हो रही है, तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ भी यकीनन सबको पता है। फिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्रैकडाउन कब से शुरू हो रहा है, इसका कोई एहसास नहीं है इन लोगों को कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ से चीनी निकलवाएंगे तो ही सस्ती होगी, या इंतज़ार कर रहे हैं कि ये भी बरामद कर दी जाए फिर हमें लेकर आनी पड़े बाहर से महंगी? वज़ारत फूड सिक्योरिटी का कहना है कि दरामद की तो जरूरत ही नहीं है, जो चीनी, लेकिन माहौल तो दरामद का बनाया जा रहा है ना। जी जी बिल्कुल, माहौल दरामद का बनाया जा रहा है, और वो फिर पाकिस्तान 250 रुपए पड़ेगी, बल्कि यहाँ तक लोग बातें कर रहे हैं कि ये भी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल करेगी। अब से थोड़ी देर पहले इस मामले के ऊपर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत भी इजलास हुआ है, उन्होंने भी ऐसे ही अहकाम जारी किए हैं कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो स्मगलर माफिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि चीनी जो है वो पाकिस्तान से स्मगल होकर जो है वो जारी है। तो इस हवाले से कोई ऐसी भी रिपोर्ट है कि FIA की भी मदद इस हवाले से ली जाएगी, और फिर जो हुक्म इम्तनाई है उसको भी खत्म कराने की कोशिश की जाएगी, ताकि ये जो फ्लोर मिल्स हैं और जो चीनी की जो शुगर मिल्स हैं, तो इनके जो वहाँ पे स्टॉक्स हैं उनको चेक किया जा सके। इस वक्त उनको चेक इन किया जा सकता, जिसकी वजह से जो है वो अवाम जो है वो ये महंगी चीनी खरीदने के ऊपर जो है वो मजबूर है। और इन्होंने यही कहा वज़ारत फूड सिक्योरिटी ने कि हमने तो चारों सूबों से ये कहा है कि आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते,
लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास तो फोर्स मौजूद ठीक नहीं है। इस सिलसिले ये में जो मुख्तलिफ आप कह लीजिए कि अदालती शेल्टर्स भी हैं और मामलात ये हैं कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो शुगर मिल्स के मामला है, क्योंकि शुगर मिल से प्रोडक्शन के बाद ये जो गोदामों में आ जाती है वहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ होती है। सिद्दीक़ साजिद, आप हमें अपडेट करे थे, आपको बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बहरान है और इस बहरान का हम सब शिकार हैं और इसके बहुत सारे किरदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी इक़्तिसादी मालियाती काउंसिल की अगर बात करें तो दिसंबर 2022 में वजारत फूड सिक्योरिटी की समरी मंजूर करते हुए चीनी की बरामद की इजाज़त दी, जिसका इतलाक़ साल 2022-23 के लिए था। वजारत ख़जाना ने कहा है कि इस इक़दाम का मकसद गैर मुल्की ज़हायर को बढ़ाना था, क्योंकि साल 2022 में पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के अदाद शुमार के मुताबिक रिकॉर्ड 79 लाख टन की पैदावार हुई, जबकि मुल्की ज़रूरत 68.5 लाख टन थी। यूं इजाफी गंदम बरामद करने के लिए हुकूमत पर जोर डाला गया और यूं ये इजाज़त दिसंबर 2022 में मिल गई और इस पर अमल दरामद शुरू हुआ। सिर्फ फरवरी में 42,434 टन चीनी बरामद हुई। अगले ही महीने ये हजम 3 गुना बढ़कर 1,29,746 टन को पहुंच गया। फिर अप्रैल में 40,716, मई में 1,893 और अगर हम जून की बात करें तो 963 टन चीनी बरामद हुई। फरवरी या जून 2023 2,15,752 टन चीनी आलमी मार्केट में फरोख्त की गई। चीनी बरामदात की हद सिर्फ 5 लाख टन रखी गई और ये भी किस्तवार 1-1 लाख टन फरोख्त की जानी थी। लेकिन फिर मार्च में 1 लाख टन से ज़्यादा चीनी बाहर भेज दी गई और ये वो चीनी है जो कानूनी तरीके से फ़रोख्त की गई। जबकि गैर कानूनी तरीके की बात करें तो चीनी की फ़रोख्त यानी स्मगलिंग हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन चुका है और इसकी रोकथाम के लिए रवां हफ्ते होने वाले ECC के इजलास में वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को ये हिदायत की गई है, वाज़े किया गया है कि वो चीनी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए तमाम मुतल्लिका एजेंसी से राब्ते में रहें। रिकॉर्ड पैदावार होने और ज़रूरत से ज़ायद चीनी बरामद करने के बाद शुगर मिल्स एसोसिएशन का मौक़िफ़ था कि गोदाम में अगले क्रशिंग सीज़न तक मज़ीद 2 माह का स्टॉक होगा। लेकिन ये चीनी कहाँ गई? सवाल तो ये है, अगर ये स्मगल हुई है तो इस सिलसिले में अदालतों के ज़रिए हासिल रिलीफ की, जिसके बाइस रेगुलेटरी अथॉरिटी के इख्तियार को महदूद किया गया और फिर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ख़त्म कर दिया गया और यूँ पाकिस्तान की वो चीनी जो वाफर मिकदार में थी हमारे इस्तेमाल में आने से पहले कारोबारी तबके के मफादात की भेंट चढ़ गई और ज़रूरी मुल्क की ज़रूरत की चीनी जो है वो बाहर एक्सपोर्ट कर दी गई और अब हमें यही ज़रूरत की चीनी जो है वो बाहर से मंगवाना भी पड़ेगी, बल्कि बाहर से क्या मंगवाना पड़ेगी, यहीं गोदामों से चीनी बाहर निकल आएगी। बहरान पर बहरान है और मसाइल का कल कोई हल नज़र नहीं आता, बल्कि ख़ुद वज़ीर आज़म कहते हैं कि बहरान है ही नहीं। रहमान अज़हर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रहमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मजमूई तौर पर किसी भी मसले का हल तो शुरू जब होता है जब उसका एहसास हो कि मसला है, लेकिन जब इस्लामाबाद में बैठे जनाब काकड़ को यह एहसास ही नहीं है कि बहरान है, तो फिर आप और मैं भी आंखें बंद कर लेते हैं कि बहरान है ही नहीं और उसका हल भी नहीं होगा। देखिए, ये जो मौशी बहरान है ये पाकिस्तान की हुकूमतों के लिए कोई नए नहीं है। ये हर हुकूमत को इस तरह के बहरानों का सामना रहा है और ये बहरान ऐसा लगता है कि जितने पहले थे उससे कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ रहे हैं और इस हुकूमत के सामने भी यही मसला है। लेकिन असल चीज़ होती है कि हुकूमत उसको रिस्पॉन्ड किस तरह से करती है। क्या रिस्पॉन्स ये है कि आप कुछ वक्त गुजार लें और आप जो है वो जाने दें, या फिर जो है वो रिस्पांस ये है कि आपको ऐसा बयान दे दें जिससे लोगों में गम और गुस्सा जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाए। तो मेरे ख्याल है जो निगरान हुकूमत आई है ये भी मामलात को समझने में, चीज़ों को देखने में जो है वो थोड़ा सा ज़रा इसे वक्त लग रहा है और चीज़ों को समझने में भी, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो लोगों की तवक्कुआत है वो लेकिन रहमान साहब इसमें जो सूरत हाल है ना, अगर तो कोई बंदा ऐसा होता जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से आता, उसका गवर्नर होता और निगरान वज़ीर आज़म लगता, तो हम कहते कि इसको जो मीडिया के मामलात हैं, जो टेक्निकलिटीज़ हैं, कोई अल्फाज का चुनाव नहीं आता। काकड़ साहब की प्रोफाइल तो सब जानते हैं। काकड़ साहब आज से तो सियासत में नहीं है, उन्हें बात करने का सलीका आता है और जब वो बात करना चाहते हैं अपने ख़ास चुनीदा टॉपिक्स पर तो वो कितनी खूबसूरती से बात करते हैं। लेकिन यहाँ ज़रा वो इनसेंसिटिव हो गए, आप नहीं समझते? मेरा ख्याल है इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो वक्त है वो कुछ लगता है। आप लोग जब भी कोई बड़े सियासतदान होता है, बाकी सियासी जमातें तो अवाम के गुस्से को बड़ी अच्छी तरह समझती, उन्हें पता है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना। लेकिन जो है वो ये जो निगरान हुकूमत है ये शायद अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे मामलात को समझने की कोशिश कर रही है। मगर आप ये देखिए कि
जो निगरान हुकूमत है वो ऐसी सूरत हाल में लोगों में गम और गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखिए जब गुस्सा ज़्यादा होता है तो फिर कोई छोटी सी बात भी अगर आप कह दें तो वो दुखती जो है वो ज़्यादा है। मेरा ख्याल है ये बिलों के मामले के ऊपर भी यही हो रहा है। लोगों में शदीद गम और गुस्सा है और लोग जो है वो बड़े नाराज़ हैं हुकूमत से और लोग चाहते हैं कि हुकूमत कुछ करे उनके लिए। लेकिन जो मैं कोई बेशक का एक बड़ा जो है वो नालायक सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन हमारी जितने भी लोगों से बात हुई है जो मईशत को समझते हैं उन सबका ये कहना है कि हुकूमत के पास ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड है। अच्छा, इसमें यकीनी तौर पर इकॉनमी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी अपनी राय है, लेकिन आपने खुद भी कह दिया कि आप एक स्टूडेंट ही हैं, हम भी स्टूडेंट हैं इकॉनमी के। लेकिन इस इकॉनमी पे जो इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है, आज जो नवीद कमर साहब की गुफ्तगू है, हसन इकबाल साहब की गुफ्तगू है, ये आइंदा जो हमारा सियासी नक्शा है उसकी तरफ इशारे कर रही है। साथ ही साथ काकड़ साहब का बयान अपनी जगह, लेकिन कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि लाहौर कराची में कुछ मुलाकातें हुई हैं और जो मुताल्लिका लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो एतमाद दिलाने की कोशिश की गई है। तो यू थिंक कि इस वक्त जो फरीक हैं दूसरे तीसरे वो मैदान में आए हैं ताकि वो मामलात को संभालें और उनके आने से शायद कुछ बेहतरी हो? देखिए, एक तो ये कि मैं तालिब इल्म भी नहीं हूँ मईशत की मेरी समझ जो है वो कम है, तो ये मैं इसीलिए आपको पहले बता रहा हूँ। सियासी मामलात पे हम जरूर मैं इसीलिए आपको दूसरी तरफ ले जाने की अब कोशिश कर रहा हूँ। आपने बात की, देखिए मुलाकातों का जो मामला है वो मुलाकातें, हमारा मसला क्या है? हमारा मसला मईशत का है और इस वक्त बाकी तमाम मसले जो है वो एक तरफ है और ये तकरीबन ये कोई आजकल की बात नहीं है। ये पाकिस्तान में पिछले साल 1.5 साल से सिवाय मईशत के आप समझें कि और कोई बात नहीं हो रही। और जो सबसे बड़ा कंसर्न है इस वक्त वो यही है कि मुल्क की जो मईशत है इसमें किस तरह से चलना है। सियासी मामला हम चला लेते हैं, लड़ाई मार कुटाई उसके अंदर चलती रहती है, गिरफ्तारियां, एहतजाज, वो सब उसका हिस्सा होता है, लेकिन मईशत इन बयानियों से नहीं चलती। मईशत चलती है फैक्ट से चलती है, मईशत चलती है रिजल्ट से चलती है, प्रोडक्टिविटी से चलती है। मईशत का पहिया जो है वो खाली बातों से जो है वो नहीं चलता और इसीलिए इस वक्त जो फैसला साज कुव्वतें भी हैं, जो सियासतदान हैं, उन सब का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मईशत के ऊपर है। मईशत किसने चलानी है? मईशत आपके ताजरों ने चलानी है। मईशत जब तक आप कमाई नहीं करेंगे तब तक जो है वो नहीं चलेगी। जब तक यहाँ से चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी, एक्सपोर्ट नहीं होंगी, मईशत नहीं चलेगी। जब तक चीज़ें यहाँ पर बनेंगी नहीं तब तक जो है वो नहीं चलेगी। तो हम कमाई तो कुछ करते नहीं है, तो मेरा ख्याल है इसीलिए ये मुलाकातें जो हैं वो की जा रही हैं। और दूसरा अहम मामला इसके अंदर एतमाद का भी है। पाकिस्तान की जो मईशत है वो बहुत ज़्यादा कोई मुस्तहकम नहीं है। यहाँ पर एतमाद को थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो उसके जो असरात होते हैं वो देखिए कि वो आपको नज़र आते हैं। हमारी मार्केट हिल जाती है, स्टॉक मार्केट, इंटरेस्ट रेट की खबर आई थी पिछले दिनों तो स्टॉक मार्केट आपकी जो है वो क्रैश कर गई। चीनी की स्मगलिंग की बात आती है तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें ट्रस्ट बड़ा अहम किरदार अदा करता है और मेरा ख्याल है तो शायद इसीलिए ये मुलाकातें की जा रही हैं कि लोगों को, ताजरों को, बिजनेसमैनों को, बड़े जो हैं उनको तसल्ली दी जा सके कि भाई हम हालात पर काबू पा लेंगे, आप भी कायम रहिए, हम भी यहाँ पर हैं, हम आपके मसले भी हल करेंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जब ये बातों से मामला जो है वो नहीं चलते। हाँ, यकीनी तौर पर सही रास्ते पर सही इक़दाम उठाने होंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन की क्वालिटी को बेहतर करना होगा। रहमान अज़हर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपके वक्त का। तो ये सारी सूरत हाल है और ये जो मुलाकातें हो रही हैं इसमें भी यकीनी तौर पर जिनकी खबरें सोशल मीडिया पर हैं कि इन मुलाकातों में भी शायद बिजनेस कम्युनिटी को ये कहा जा रहा है कि आप बेफिक्र हैं, हम तो हैं ना। अच्छा उबैद, बहरानों की बात हो रही है तो बहरान सिर्फ चीनी का नहीं है बल्कि पेट्रोल का भी बहरान जो है वो यकीनन सर उठाने लगा है, क्योंकि एक तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। अगर 18 माह की बात करें तो निगरान हुकूमत जब आई लेकिन अवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। निगरान हुकूमत ने अवाम पर दूसरा पेट्रोल बम गिरा दिया है। PDM हुकूमत ने अवाम पर 5 बड़े पेट्रोल बम गिराए थे। PDM हुकूमत की बात करें तो मई 2022 में पहला पेट्रोल बम गिराया गया। पेट्रोल 30 रुपये महंगा करके कीमत 179 रुपये 86 पैसे कर दी गई। बाद अज़ां 1 जून 2022 को शहबाज हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम बरसाया। कीमत में 30 रुपये इजाफा किया और कीमत 209 रुपये 86 पैसे पर पहुंचा दी। महज 15 दिन बाद 15 जून को एक और झटका दिया गया। मजीद 24 रुपये इजाफा करके पेट्रोल की कीमत 233 रुपये 86 पैसे मुकर्रर कर दी गई। फिर नए साल 2023 का पहला माह आया। शहबाज हुकूमत ने अवाम को महंगाई का तोहफा दिया। जनवरी 2023 की अगर बात करें तो 29 तारीख थी जब पेट्रोल 35 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपये 80 पैसे
पर पहुंच गई। फिर फरवरी 2023 को पेट्रोल 22 रुपये पैसे महंगा हुआ और कीमत 272 रुपये मुकर्रर कर दी गई। निगरान हुकूमत ने 15 अगस्त 2023 को पेट्रोल फी लीटर 17 रुपये 50 पैसे महंगा करके कीमत 290 रुपये पर पहुंचा दी। फिर निगरान हुकूमत ने 1 सितंबर को पेट्रोल 14 रुपये 91 पैसे फी लीटर महंगा करके कीमत 305 रुपये 36 पैसे मुकर्रर कर दी, जो कि अब 305 रुपये 36 पैसे पेट्रोल की कीमत है, जिस पे आवाम जो है वो पेट्रोल लेने पे मजबूर है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़रूरी भी है और जितनी भी प्राइस इंक्रीज़ हो आवाम एहतजाज तो रिकॉर्ड कराती है, लेकिन ज़रूरत के तहत उन्हें ख़रीदना भी पड़ता है। यकीनी तौर पर लोगों की बुनियादी ज़रूरत के ज़रिए ही IMF का प्लान होता है कि उसको रिकवर किया जाए, जैसे कि पेट्रोल है या बिजली है, ये वो बुनियादी ज़रूरियात हैं जिससे ही रिकवरी होती है। लेकिन ये सब कुछ हो क्यों रहा है, ये भी एक बड़ा मसला है और ये डॉलर के साथ जुड़ा हुआ है। रुपए की जो बेकदरी है उसके भी हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर तारीख में पहली बार 305 से भी तजावुज़ कर गया है और यूँ लग रहा है कि निगरान हुकूमत ने डॉलर को आज़ाद छोड़ा हुआ है और आज़ाद छोड़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि IMF की ये शर्त भी है। महंगाई की सूरत हाल पहले ही इंतहाई गंभीर है। जिस रफ्तार से डॉलर इस वक्त बढ़ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, यूँ अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि शायद ये 400 तक भी जाने में कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाएगा। और निगरान हुकूमत के सिर्फ 2 हफ्तों की अगर बात कर लें तो इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 16 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 20 रुपये से भी ज़ायद महंगा हुआ है। तो ये निगरान हुकूमतों से मुतालिक हम बात कर रहे हैं। ये सिर्फ 2 हफ्तों में इनकी कारकर्दगी है, 16 महीने वालों की अपने कारनामे हैं और 3.5 साल वालों के अपने माशाल्लाह आप कह लीजिए कि उन्होंने इतने झंडे गाड़े हैं कि पता नहीं हमें कब तक जो है वो इन सारी सूरत हाल से निमटना पड़ेगा। लेकिन निमट हम रहे हैं, भुगत हम रहे हैं, बाकी जिन्होंने जो करना था वो करके चले गए। अच्छा उबैद, अब देखें साल 2023 है और सितंबर अब आ चुका है। सितंबर साबित हो रहा है क्योंकि अब तक अगर हम बात करें महंगाई के तो अब तक इस साल 2023 में महंगाई ने अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिंदा मुर्गी 210 रुपए से 700 रुपए तक फरोख्त हो रही है। चीनी 95 रुपए से 170, 180, 85 और कहीं पे तो 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। घी 370 से 500 रुपए से जायद में फरोख्त हो रहा है। चावल 250 किलो थे जो अब 380 रुपए में बिक रहे हैं। दालों की कीमत में 180 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। दाल चना 200 रुपए से 250 रुपए फी किलो और दाल माश 370 से 550 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। सफ़ेद चने की कीमत 250 से बढ़कर 380 रुपए हो चुकी है और 20 किलो आटे का थैला 1400 से 3200 रुपए पर पहुंच चुका है, जबकि सादा रोटी 10 से 20 रुपए में फरोख्त होने लगी है। शेख रोहिल असगर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया टेलीफोन लाइन पर, उनको ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं। शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये महंगाई है, अब मुझे आप ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब की वापसी से जोड़ा जा रहा है इसे कि वो वापस आएंगे और महंगाई पर जो है वो काबू पाएंगे, तो वो आगाज़ कहाँ से करेंगे? जो उनके IPP के मुआहदे हैं 2013 से 18 वाली हुकूमत के, वो 3.5 साल PTI की हुकूमत उसके खिलाफ पहले जिहाद करेंगे या जो अपने भाई की हुकूमत थी 16 माह की उसमें जो महंगाई हुई उससे शुरू करेंगे? पहली ज़रब कहाँ लगाएंगे? बड़ी अजीब सी बात की आपने। महंगाई तो एक आपको पता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ना, वो तो एक चल रहा था, बेइंतहा चलना शुरू हो गया था। फिर आपके बस में आपके हाथ में जैसे मजीद पिक्चर पोर्ट्रेट कर रहे हैं आप। मैं अक्सर दोस्तों, बल्कि आज मैं किसी को इसी तरह आपके किसी चैनल की बात हो रही तो मैं उनको यही कह रहा था, मैंने कहा ये बात तो बिल्कुल अय्या थी, जो आपके मुआशी हालात थे वो तो सबको पता थे, लेकिन उस वक्त जो आपके सामने जो था ना वो एक था 2 चीजें थी। मैं ये कहता हूँ, आप हो सकता है आप लोग मेरे साथ इत्तेफाक ना करें, लेकिन मेरे ख्याल में 2 चीजें बहुत ज्यादा अहम थी। और पहली चीज थी, आप मुआशी तौर पर बदहाल होने जा रहे थे, आप डिफॉल्ट के करारे में पहुंचे। बेशक हुकूमत लेने के बाद आप ये नारा लगाते रहे कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा, बच जाएगा, लेकिन ये बात तो थी, हकीकत थी, जिसका मतलब बताया इसलिए नहीं जा रहा था कि डीमोरलाइजेशन हो जाती है और बाकी जो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं वो बैकवर्ड पे चले जाते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने आपकी मदद करने से हाथ कतरा रहे थे, लेकिन जो ही आपने बड़ी मतलब ये कह लीजिए कि दिल में पत्थर रख के आपने उनसे जो शराइत पे वादा किया IMF से, वो आप करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपके पास ऑप्शन कोई नहीं। और ये भी एक बिल्कुल एक हकीकत है कि जब भी कोई कर्ज देगा वो तो अपनी शराइत पे देगा ना, वो आपकी शराइत को मानेगा। और जब उसको पता है कि आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत खराब है
तो ये एक चीज थी कि आपको डिफॉल्ट से निकाला जाए। रोहिल असगर साहब, एक आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसमें एक छोटा सा सवाल मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि हम हमेशा दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके पास जाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, अपने अरब दोस्तों से भी पैसे लेते हैं। हमारे अपने जो पैसे, आप कह लीजिए कि हमारे छोटे छोटे एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स बैरून मुल्क पड़ी हुई हैं, चाहे वो मेरी हों, आपकी हों, हमारे लीडरान की हों, वो हम नहीं ला सकते, तो उसका मतलब है हम अपनी इकॉनमी पे खुद भी भरोसा नहीं करते ना। हमारे सारे कारोबार भी बाहर हैं, दुबई में या लंदन में। सर मैं अभी उसी तरफ आ रहा था। आपने फिर अपना मेरे ख्याल में शायद आपको ये सवाल करने की जरूरत पेश ना आती। अच्छा, अगर आप मेरी बात पूरी सुन लेते ना। ठीक है, तो आप अब पूरी कर लें। शायद आप कहते कि मैं ठीक ही कह रहा हूँ। असल बदकिस्मती भी यही है। मैं आपको यही कोच कर रहा हूँ, ये मैं अर्ज करना चाह रहा था। मैंने दो चीजें, मैं पहले आपको दूसरी वाली बात भी बता दूं। दूसरी बात ये थी कि आपने अपनी पॉलिसीज की वजह से इस मुल्क को आइसोलेशन में डाल दिया। कोई भी मुल्क आपसे बात करने को भी तैयार नहीं था। इवन जो आपके बहुत दरीना दोस्त थे, जिन पे आपको बड़ा नाज था और जिनकी बड़ी कॉन्फिडेंस था कि भी ये आपको मुश्किल में आपका साथ देंगे, वो भी आपसे किनारा किसी इख्तियार किए बैठे थे। आपकी सिर्फ इस पॉलिसीज, जुबान और आपके जो बैकआउट करते थे उनकी वजह से। तो ये दो चीजें थी जिनको आपने निपटना था। पहले आपने अपने डिफॉल्ट होने को से मुल्क को बचाना था। दूसरा, आपने उन ममालिक का कॉन्फिडेंस बहाल करना था जिनके साथ आपने बहुत सारी फजूल हरकतें की, जिसकी वजह से वो नाला थे आपसे। ठीक है शेख रोहिल असगर साहब, वक्त की कमी, आप प्लीज अगर अपनी बात को जल्दी से मुकम्मल कर सकें ताकि मैं फिर आपका शुक्रिया अदा। आखिरी बात जी प्लीज कहता हूं। अब मैं एक अर्ज करता हूं कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया, जब तक आप और मैं हम दोनों मिलके अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे तब तक तब्दीली नहीं आएगी, चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, हमें चाहिए कि हम अपने आप को बदल दें इस मुल्क की खातिर, मुल्क के लोग, और ये भी साथ में कहते हैं कि ये तब्दीली 2018 वाली ना हो। बहुत शुक्रिया शेख रोहिल असगर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब ये तो चले, इतना एहसास हमें होना शुरू हो गया कि तब्दीली आनी चाहिए, लेकिन अब तब्दीली की डेफिनेशन भी इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पहले भी हमने देखा था तब्दीली का नारा लगाने वाले जो हैं वो तब्दीली नहीं ला सके। अब देखना है कि कौन सी तब्दीली है जो कि मुल्क में आती है। कराची के सार्फिन की बात करते हैं जनाब, जिन पर फिर बिजली बम गिराने की तैयारी हो रही है कि इलेक्ट्रिक ने नेपरा को बिजली 4 रुपये 45 पैसे बढ़ाने की दरख्वास्त दे दी है। इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। इजाफी रकम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बिलों में वसूल की जाएगी। नेपरा अथॉरिटी 11 सितंबर को इसकी समाअत करेगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा। लेकिन कराची वाले जो हैं वो तैयार हो जाएं, क्योंकि बिजली बम गिराने की तमाम तर तैयारी अब मुकम्मल हो चुकी है। ये तो थे तमाम मसले मसाइल। अब अदालती कार्रवाइयों की बात कर लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का रुख करते हैं। परवेज़ इलाही को बाजियाब कराकर कल पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। जस्टिस अमजद रफीक ने ये रिमार्क्स दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक जेल से परवेज़ इलाही को लेकर कल अदालत पेश करें। IG पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। DIG ऑपरेशंस, DIG इन्वेस्टिगेशन गैर हाजिर रहे। परवेज़ इलाही को कौन लोग ले गए, अदालत ने इस्तफसार किया। इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार थे, IG ने जवाब दिया। क्या वो वर्दी में थे? जज ने फिर सवाल किया, जिस पे IG ने जवाब दिया, मैं इस्लामाबाद पुलिस का जिम्मेदार नहीं हूं। तो ये मुकालमा था जो उनके बीच हुआ। परवेज़ इलाही को कल पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। देखना यह है कि अब कल के रोज़ क्या होता है। परवेज़ इलाही जिनके सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं, जैसे उनको रिहाई का परवाना मिलता है तो एक दफ़ा फिर से कोई और मुकदमे में और कोई और पुलिस आके उनको गिरफ्तार कर लेती है। सितारे गर्दिश में इसीलिए हैं कि वो किसी एक सियासी जमात के साथ हैं और उस सियासी जमात के जो इक़दामात हैं वो यकीनन काबिल कबूल नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही अटक जेल में थे और उनकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर उन्हें इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में भी लाया गया और डॉक्टरों की एक टीम ने उनका चेकअप किया, मुख्तलिफ टेस्ट किए। डॉक्टर्स ने साबिक़ वज़ीर आला की तबीयत तसल्ली बख्श करार दी है। तर्जुमान पिम्स अस्पताल का कहना है कि परवेज़ इलाही को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन आज परवेज़ इलाही भी अस्पताल आए। इससे पहले डॉक्टर शहबाज गिल भी जब गिरफ्तार हुए थे उन्हें भी तबीयत ख़राब हो गई थी। ये अजीब सी बात है कि ये लोग किसी ज़माने में बीमारों का मजाक उड़ाते थे, अब जब खुद जेल गए तो मजाक, ये इसलिए इतनी हमारे यहाँ जो है वो नहीं होनी चाहिए सख्ती सियासत में और इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स अच्छा बैठ, और हमेशा जो हम बात करते हैं कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पलट के आपकी तरफ आती है। जो आप आज करेंगे आपके साथ पलट के आपकी तरफ दोबारा वापस आएगा लाज़मी, और ये हमारे जहन में होना चाहिए। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत के केस की बात करते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात छुट्टी पर चले गए हैं। PTI के वकला ड्यूटी जज राजा
जवाब अब्बास हसन की अदालत में आज पेश हुए। बाबर अवान की ड्यूटी जज को दरख्वास्त की समाअत करने की इस्तदा। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस है। मेरे पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालती इख्तियार नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सुनूं तो आपको हाई कोर्ट से ऑर्डर लेना होगा। ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास हसन के ये रिमार्क सामने आए और केस की समाअत 7 सितंबर तक अब मुलतवी कर दी गई है। 7 सितंबर तक अब इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। तो ये तमाम मामला थे जो कि अदालती कार्रवाइयों से मुतालिक और केसेस से मुतालिक थे। लेकिन अब न्यूज़ रूम में हम बात करेंगे एशिया कप की, क्योंकि हर तरफ एशिया कप का शोर है और सबसे बड़ा टाकरा जो कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन हुआ और नहीं हो सका एग्जैक्टली हो ही नहीं मतलब सका। 50 ओवर्स ही पूरे हुए और एक इनिंग हुई, दूसरी इनिंग खेली नहीं गई। और ये सिर्फ और सिर्फ जो जय शाह हैं उनकी जो जिद थी, उनकी अना थी, उनकी छोटी सी ईगो थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ। अब देखें कि हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया जाएंगे लेकिन आप एशिया कप खेलने के लिए लाहौर नहीं आ सके। क्या मज़ा आता लाहौर में ये मैच हो रहा होता, जैसे आप आज मुख्तलिफ मैचेस देखने आए हैं वैसे ही आप जो है ये मैचेस देखने के लिए उस वक्त आते जैसे कि आप आज आए हुए हैं। आज की जो फुटेजेस है वो भी हम चला सकते हैं और दिखा देते हैं कि एक वफ्द आ गया है पाकिस्तान और ये 2-3 मैचेस देखने आया है। और भारतीय वफ्द की क़यादत BCCI के सदर रॉजर बनी कर रहे हैं, जबकि वफ्द में BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला भी हैं और डायरेक्टर BCCI युद्धवीर सिंह और सेक्रेटरी टू नायब सदर मोहम्मद अकरम भी इस वफ्द में शामिल हैं। ये लोग ये 1-2 मैचेस देखने आए, वो बड़ा मैच लाहौर में होता है देखने आते हैं, मज़ा तो तब आता। सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। हमेशा हम देखते हैं कि दोहरा म्यार रहता है भारत का। भारतीय वफ्द की अगर हम बात करें तो लाहौर में 2 रोज़ ये लोग क़याम करेंगे और PCB हुकाम के साथ बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। भारतीय वफ्द एशिया कप के मैचेस देखने के अलावा गवर्नर हाउस में इशाइये में भी शिरकत करेगा। और BCCI का वफ्द 2008 के बाद अब 2023 में पाकिस्तान आया है। भरपूर इस्तकबाल किया गया है उनका। हमेशा से पाकिस्तान जो कि इस चीज़ के लिए माना जाता है मेहमान नवाज मुल्क है और आज भी इनका भरपूर इस्तकबाल हुआ है। मैचेस देखे जाएंगे पाकिस्तान में और उसके बाद वेन्यू के हवाले से भी कहा जा रहा है कि कोई बात हो सकती है क्योंकि जो लेकिन अब क्या फायदा, अब पछतावे क्या होगा जब चिड़ियां चुग गई, खेत वाला हिसाब है। और ये भी तो देखना होगा उबैद कि ये पछता भी रहे हैं या नहीं पछता रहे। हम रहे, उनको क्या मसला है, उनकी क्रिकेट इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उनको फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। ये हमारे मसाइल हैं। ये हम जरूर देख रहे हैं कि जो फैंस हैं वो खासे मायूस हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हो या भारतीय फैंस हो। सोशल मीडिया पे एक तूफान बरपा है और अपने अपने जो रद्द अमल है वो दिए जा रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि वो मैच जो है वो पूरा दिन ज़ाया हो गया और अगर मैच होता दोनों टीमों के दरमियान तो खासा इंजॉय किया जाता, यकीनन इंजॉय किया जाता। नायब सदर भारतीय क्रिकेट बोर्ड राजीव शुक्ला ने लाहौर पहुंचकर ज़का अशरफ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू भी की है और कहा है कि एशिया कप चल रहा है जिसकी पाकिस्तान इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। हम PCB की दावत पर पाकिस्तान आए हैं। उनकी गुफ्तगू हमारे पास मौजूद है, वो सुनते हैं। बोर्ड के इन्विटेशन पर हम लोग यहाँ पे BCCI का डेलीगेशन आया है। इतने अच्छे मैच हो रहे हैं, मैच का मजा लो, क्रिकेट एंजॉय करो। क्रिकेट से बढ़िया चीज क्या है? हमारी विजिट क्रिकेट को लेके है। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी चौधरी ज़का अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है, चौधरी साहब आपकी तरफ हम आएंगे लेकिन आप मेक श्योर करें कि आपके हम तरफ जल्दी आ जाएं। अभी हम ज़का अशरफ की बात कर लेते हैं जो कि आज BCCI के वफ्द के साथ मौजूद थे और उन्होंने क्या कहा है, ज़रा आप वो भी सुने। हमने दावत दी है, इन्होंने मेहरबानी की है, ये हमें करेंगे तो हम भी इसी तरह इनको गर्मजोशी से इस्तकबाल करेंगे एंड इंशाल्लाह वी विल ग्रो टुगेदर। क्यों जी पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस विल ग्रो। इट्स अ ग्रेट मोमेंट। आई वुड लाइक टू वेलकम रॉजर बनी एंड राजीव शुक्ला साहब टू पाकिस्तान। हमने दावत दी है, इन्होंने मेहरबानी। तो BCCI का ये वफ्द है, पाकिस्तान आ गया है मैच देखने और गवर्नर हाउस में भी खाने शाने खाएंगे, खाबे उड़ाएंगे और साथ ही साथ जो इनकी मेहमान नवाजी है वो मैचेस के दरमियान भी जारी रहेगी। लेकिन हमारा एक छोटा सा आपसे यही गिला है बतौर पड़ोसी, बतौर क्रिकेट लवर्स, कि आप क्रिकेट में सियासत को ना नहीं दिया करें। बाकी हमारे पास सियासत करने के लिए बहुत सारे वेन्यूज़ हैं, हम उन पर कर सकते हैं सियासत, उस पर लड़ सकते हैं। लेकिन ये जो एक चीज़ जो हमें मुश्तरका तौर पर एक करती है, यानी क्रिकेट, जिसमें हम अपनी ग्रीन जर्सी पहनते हैं, आप अपनी ब्लू जर्सी पहनते हैं, तो आप इसको बस सियासत से पाक रखें, ये हमारी विनती है आपसे। और उबैद, हम जिस तरह से खिलाड़ियों को देख रहे हैं, जो पॉजिटिव एटीट्यूड हमें उनमें नज़र आ रहा है, यकीनन अगर हम अवाम की बात करें, पाकिस्तानी और इंडियंस की बात करें, तो उनके दिलों में भी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं जो कि ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं और बीच में फिर दूरियां आती हैं। तो जिस तरह से उबैद ने कहा है कि जो खेल है उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। खैर, रॉजर बेनी की बात करते हैं जिन्होंने कहा है कि एशिया कप 2023 की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। 2005 के बाद अब पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा। उनकी गुफ्तगू भी सुनते हैं।
Very pleased to be back in Pakistan. We are here to come and see watch the matches, to watch and a few more games in the future. उधर नजम सेठी जो कि साबिक चेयरमैन हैं, आप कह लीजिए पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के, जो कहा जा रहा है कि दोबारा मुस्तकबिल करीब में फिर चेयरमैन हो सकते हैं, वो पाकिस्तान भारत का एशिया कप का मैच बारिश की नज़र होने पर एसीसी पर बरहम हुए। साबिक सरबराह पीसीबी ने ट्वीट में क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले के यूं बेनतीजा ख़त्म होने पर अपने जज्बात का इजहार किया। कहा कि उन्होंने पहले ही एसीसी से मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में करने की सिफारिश की थी। ये मायूस कुन है कि क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच यूं बारिश से मुतासर हुआ है। और इन दिनों में श्रीलंका में बरसात होती है। पीसीबी के सरबराह के तौर पर एसीसी पर जोर दिया था कि एशिया कप के मैचेस यूएई में रखें, ताहम श्रीलंका को इवेंट देने के लिए मुख्तलिफ बहाने बनाए गए। ये कहा गया कि यूएई में गर्मी होगी, तो जनाब फिर गर्मी अगर नहीं हुई तो बारिश ने सारे मैच का मजाक किरकिरा कर दिया। भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच मनसूख हुआ, जिसके मनसूख होने के फ़ौरन बाद की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर सार्फिन मुख्तलिफ तबसरे और राय देते नजर आए। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि इंडियन भी, जहां चंद सार्फिन ने बारिश को मैच ये लीजिए वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट देखें ना, ये कह रहे हैं कि बारिश के टाइम तो चाय पकौड़े रखते हैं यार, एशिया कप भी रख दिया। इरफान पठान बोल रहे हैं कि बहुत सारे पड़ोसियों के टीवी बच गए आज। अगर मैच पूरा हो जाता ना पठान साहब, पहला टीवी आप अपना तोड़ते। लें जी, ये निबराज रमज़ान है, ये कह रहे हैं द एसीसी प्रेसिडेंट जयशाह शुड नो टू चेक द वेदर कंडीशंस बिफोर फाइनलाइजिंग वेन्यूज। यानी जयशाह को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जयशाह को मौसम ही देखना नहीं आता। महकमा मौसमियात वाले से रब्ता करें भाई, हमारे वालों से पता चलेगा आपको। ये मारिया राजपूत भी कुछ कह रही हैं जवेरिया, इनके क्या? जी हाँ, मारिया राजपूत भी इसी हवाले से बात कर रही हैं। तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि दिन पूरा ख़राब हो गया है बारिश की वजह से, और इतना बड़ा मैच था लेकिन पूरा हमने इसका इंतज़ार किया। और अगर हम बात करें एशिया कप की किसी भी मैच की, तो पूरी सीरीज़ से बढ़ के जो पाकिस्तान और भारत का मैच होता है उसका सबको इंतज़ार होता है। जनाब एक सारिफ हसन और इनकी जानिब से हसन अब्बास जो हैं, ये कह रहे हैं कि शेम ऑन यू बीसीसीआई, और जयशाह को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अगर एज एन ऑडियंस हम बात कर रहे थे कि मौसम ख़राब है और बारिशें हो रही हैं, तो इनको फिर क्यों इस चीज़ का पता नहीं था। इसके बाद हम अगर इंडियन सारिफीन की बात करें तो मीम्स जो हैं वो मज़े मज़े की उबैद सामने आ रही हैं, ट्वीट की जा रही हैं। हाँ, राइट नाउ करके उन्होंने टैग किया हुआ है, फ़ोन उठाता है, मैच देखने की कोशिश करता है कि स्कोर क्या, पता चलता है मैच रुका हुआ है। आकाश चोपड़ा सेड शाहीन आफरीदी इज लिविंग रेंट फ्री इन आवर हेड्स राइट नाउ। बात तो दुरुस्त है। इट सीम्स लाइक इंडिया हैज़ लॉस्ट द मैच ऑलरेडी। हाँ, ये तो था, बिल्कुल था, शुरू में तो बिल्कुल ऐसे ही था, बल्कि गिल वांट्स टू स्टे टिल द एंड लुक्स नियर। शबमन गिल चले ही नहीं। अच्छा जी जनाब, कांप काहे रही हो। बहुत मजे के आवाज यही है, एक्चुअल साउंड तो इसका। हाँ, इसका यही साउंड है और इसका लिखा भी यही हुआ था। और अब हम उस बंदे से बात करते हैं जो कांपता हाँपता हमारे कैमरों के सामने से गुजर गया ना। चौधरी साहब, इतनी कोई आखिर आप क्या दिल्ली जाके झंडा गाड़ना चाह रहे थे? आप पाली किले जाना क्या? ये आपकी मोहब्बत में ये प्रोग्राम ऐसा प्यारा है कि इसकी मोहब्बत में हर कोई खिंचा चला आता है। देखिए आपने आज कितने प्यारे अल्फाज में उनको ट्रिब्यूट पेश किया जो भारतीय वफद है। मैं आज आपको फिर बताऊं, ये खाया पिया और गिलास तोड़ा 12 ने, ये वो हिसाब होगा। माजी में भी ये ऐसे बहुत हम धोखे खा चुके हैं। ये ज़का अशरफ ही हैं जिनके दौर में मैं खुद भी वहाँ गया था इंडिया के दौरे पर, और पाकिस्तान टीम को लेके गए थे वाइट बॉल की हम सीरीज वहाँ पे जीत के भी आए थे, मगर उन्होंने जवाबी दौरा नहीं किया था। नजम सेठी के साथ इन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट किया कि हम पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान में मैचेस खेलेंगे। न्यूट्रल वेन्यू पे भी खेलने के लिए एक एग्रीमेंट किया, लेकिन हर जगह पे इन्होंने पाकिस्तान को धोखा दिया। किस तरह हम इन पर यकीन कर लें कि ये यहाँ पर आए हैं? हाँ, ये बात ज़रूर होगी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान हैं ये शादियाने ज़रूर बजाएंगे कि हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। हम भारतीय टीम को तो नहीं ला सके, कम से कम ऑफिशियल्स को हम यहाँ पर ले आए, मगर ये नहीं। अब ये जो बैठे हुए हैं खा पी रहे हैं, ये क्या सिर्फ खा पी रहे हैं? कोई कुछ है, कुछ डिस्कस करने वाला? सिर्फ दावतें उड़ाने आए हैं। देखें, माजी में हमारे भी कुछ लोग दावतें उड़ाते थे, आज वो दावतें उड़ाने आए, और वो जो उन पर इंटरनेशनली प्रेशर है उसको वो ख़त्म करने आए हैं। वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि भारतीय टीम जब तक यहाँ पर नहीं आएगी हमें कोई कबूल नहीं। ये ना भी आते तो हमें फिर भी कबूल था।
अच्छा चलें, भारतीय टीम यहाँ नहीं आ रही, ये भी एक बहुत बड़ा एक सवाल है। और हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाएगी। उसके बाद अब जो वेन्यू डिसाइड किया गया है, पूरा दिन पूरा मैच खराब कर दिया। ऑडियंस भी ये कह रही है कि हम जब मैच शुरू होने से पहले मैं और उबैद बात कर रहे थे कि वेदर प्रेडिक्शन है बारिश की, तो इनको नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। सब पता था। देखिए आज टेक्नोलॉजी इतनी एग्जैक्टली चांद पे लोग चले गए हुए हैं, ठीक है, हम भी सारा कुछ इंडिया भी अब चला गया और फिर भी हर चीज का पता है, एक एक मिनट का पता है। और फिर भी हमने वो वेन्यू के ऊपर चूज किया। इसमें हमारे क्रिकेट बोर्ड की उस वक्त की नालायकी है। मैं नजम सेठी को भी जिम्मेदार करार देता हूँ। आपके पास नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात का ऑप्शन दिया। नो हम रिपोर्टिंग है, हम सारा दिन उधर हैं। क्या मेरी बात सुनिए, उन्होंने अगर मुत्तहिदा अरब अमारात किया था तो ये क्यों कबूल करके आए? क्यों कहा हम 4 मैचेस इधर और 9 मैचेस हम श्रीलंका में खेलेंगे? देखिए श्रीलंका की डूबती हुई मैशत को भी तो बाद में जब सीट से हटते हैं ना, इन्होंने जाते जाते मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े ऐलानात किए थे। जाने वाले जब इनको पता था मेरी कुर्सी खत्म हो गई, इन्होंने ऐसे ऐलानात कर दिए, लोग बोर्ड परेशान हो गया। ये कैसे पूरा कैसे करेंगे कि वो कैसे करेंगे ये सारी चीजें जो करके जा रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। किस्सा मुख्तसर सियासतदानों वाला काम है, ये सियासत की है। देखें हमारे नजम सेठी साहब ने भी सियासत की है। अब फिर वो पल तोड़ रहे हैं कि मैं किसी तरह कैसे तोड़ रहे हैं? ऐसे जो देखें, आपने बहुत अपनी इनिंग्स खेली, किसी को मौका दें। आप उम्र के उस हिस्से में हैं जहां पर अब आपको दूसरों को गाइड करना चाहिए, ना कि आप ओहदों के लिए भागे दौड़े। ओहदा कितना बड़ा है चेयरमैन पीसीबी का, देखें मराद कितनी है सर। आप देखें, आपने बहुत सारी क्रिकेट यहाँ पर होनी है। अब चैंपियंस ट्रॉफी की हमने 2025 की मेजबानी करनी है और वहाँ पर दुनिया की 8 टॉप टीमें आने। वहाँ पर नेपाल ने नहीं आना, वहाँ पर जिम्बाब्वे ने नहीं आना, वहाँ पर कीनिया ने नहीं आना, और वहाँ पे टॉप 8 नेशंस की टीमें यहाँ पर मद्दे मुकाबल होंगी। वो हमारा असल इम्तहान है। उस इम्तहान को पूरा करने के लिए ये हाइब्रिड मॉडल पेश किया गया था, ताकि कम से कम ये एशिया कप की 6 में से 5 टीमें यहाँ पर अब खेल रही हैं। तो चौधरी साहब, अब इंडिया को भी यकीनन तनकीद का सामना है और वहाँ की आवाम भी और इसके साथ साथ क्रिकेटर्स भी तनकीद कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है? एक छोटी सी बोगस सी वजह कि फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा हमारे क्रिकेटर्स को प्रॉपर्ली, होटल्स अवेलेबल नहीं है, वेन्यू अगर चेंज किया जाएगा, ये तो कोई रीज़न ना हुई? नहीं, देखें वो अपने टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। भारत से अपने अंदर से भी डर है। अच्छा। वहां पर भारत ये नहीं कि भारत को बाहर से वो सुपर पावर बनता जा रहा है, भारत को अपने अंदर से डर है, अंदर से खौफ है। उस खौफ की वजह से, क्योंकि वहां पर ऐसी हिंदू तंजीमें हैं जो अपने ही मुल्क और अपने ही वो हुक्मरानों के लिए वो धरते सर बनी हुई हैं, और उसी वजह से आपको पता है कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल बार बार तब्दील हुआ और इतनी लेट ताखीर से उसके शेड्यूल का अनाउंस किया गया कि सारे क्रिकेट बोर्ड परेशान थे कि उनका मैच कब और कहां पे आना है, ये नहीं पता। आप देखें, फिर अब इंग्लैंड को तहफ़्ज़ात हैं, पाकिस्तान को तहफ़्ज़ात हैं, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को तहफ़्ज़ात हैं कि उनके मैचेस जहां पर हो रहे हैं। इसके साथ साथ श्रीलंका को भी तहफ़्ज़ात। अब ये जो वफ्द आया है वेन्यू के हवाले से, कोई लगता है आपको बात होगी? इस पर कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये सिर्फ आया है। हाँ। बात जरूर, हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना मौका पेश करेगा, लेकिन ये फैसला ही नहीं कर सकते। देखें, एसीसी के सदर कौन है? जे शाह, वो तो आए नहीं। तो जय शाह ने जो फैसले करने, पहले भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड में जो फैसले होते हैं ना, भारतीय क्रिकेट बोर्ड में अहम फैसले जितने करते हैं वो जय शाह करते हैं। ये प्रेसिडेंट आए हैं, ये तो डमी प्रेसिडेंट है। थैंक यू सो मच चौधरी अशरफ साहब, आप हमारे स्टूडियोज में आए और आपने बहुत मुफीद बातें की, और वही बातें की जो हम कर रहे हैं, उबैद भी कर रहे हैं और अवाम भी यही सवाल कर रही है। हमारे पास ये सवाल मौजूद हैं, लेकिन इंडिया की जानिब से जो हमें जवाब मिलते हैं वो तसल्ली बख्श नहीं होते। खैर, वफ्द आया है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब मसले मसाइल की दोबारा से बात कर लेते हैं। अब क्या हमारे पास उबैद खबर ये है, मैं बताता हूँ कि हुकूमत ने बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन का फैसला किया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ये कह रहे हैं कि बिजली के वाजिबात के नादहिंदगान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, तकसीमकार कंपनीज के नुकसानात में कमी के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। हुकूमत बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। सिद्दीक़ साजिद हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। सिद्दीक़, आगाह कीजिएगा, क्या डेडलाइन सेट हुई है इसके लिए, क्या टाइमलाइन है? जी, टाइमलाइन यही है कि फौरी तौर पर जो है वो अहकाम जारी किए गए हैं, और आज आला सतह का इजलास था, तो उसमें ख़ास तौर पर बिजली की पैदावार और असल पैदावार और उसके साथ साथ मुख्तलिफ मौसमों में जो बिजली पैदा होती है उसकी तरसील का निज़ाम, उसके बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फिर एनर्जी मिक्स के ऊपर ब्रीफिंग दी गई। लेकिन सबसे बड़ा इशू वही है
कि बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन जो है वज़ीर आज़म ने अहकाम जारी किए हैं कि लिया जाए और इसको आज से शुरू किया जाए और रोजाना की ठीक है, यानी अब रिकवरी शुरू हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद। कराची का रुख करते हैं। एसएसपी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के दफ्तर की छत गिर गई है और एसएसपी अब्दुर्रहीम शराजी और डीएसपी जख्मी हुए हैं। दोनों पुलिस अफसरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हालत बताया जा रहा है कि खतरे से बाहर है। डीआईजी सीआईए शर्जील खरल ने ये कहा है कि छत गिरने का वाक़या हादसाती तौर पे पेश आया है। ये हादसा किस तरह से पेश आया और जो 2 लोग जख्मी हुए हैं उनकी हालत कैसी है, ज़ुहैब जियाजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। ज़ुहैब बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल AVLC की इमारत का जो है वो मलबा गिर गया था। एसएसपी जहां पर बैठते थे वहीं पर जो है वो मलबा इमारत कमज़ोर पड़ गई थी। अचानक ज़ोरदार धमाके से जो है वो प्लस्तर और इमारत का कुछ मलबा जो है वो गिर गया, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हुए, जिसे फौरी तौर पर जो है वो निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर एडिशनल IG कराची ने भी उनकी इयादत की है। इब्तदाई तौर पर बताते हैं कि उनकी कमर और DSP की जो है वो नेक पे जो है वो चोटें आई हैं, मामूली चोटें, जिसके बाद उन्हें घर जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा। कराची के जो मुख्तलिफ थाना जाते हैं उनकी हालत ज़ार भी कुछ इसी तरह की है कि उनकी जो इमारतें हैं वो कमज़ोर है, लेकिन खातिर खा कोई इक़दाम सिंध पुलिस की जानिब से नहीं किए जा रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया ज़ुहैब जियाजा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो 2 ज़ख्मी हुए हैं ख़तरे से बाहर उनकी हालत बताई जा रही है, लेकिन बिल्डिंग्स की जो सूरत हाल है वो ख़ासी गंभीर है कराची में। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ज़ुहैब हमें इस हवाले से बता रहे थे। शुक्रिया ज़ुहैब आपका। वेलकम बैक टू अनदर आवर ऑफ दी न्यूज़ रूम। और इस घंटे में भी हम बात करने जा रहे हैं चीनी बहरान की, जिसको लेकर अब सियासत हो रही है। और सियासत जो है वो किसी भी मामले के लिए नुकसानदेह है, ख़ास तौर पर बुनियादी अशिया ज़रूरिया को लेकर अगर सियासत की जाए। और वो 2 सियासी जमातें जो आपस में 16 माह तक शीरो शक्कर रहीं, हुकूमत चलाती रहीं, वो अब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएं कि चीनी का बहरान पीपल्स पार्टी की वजह से है, या पीपल्स पार्टी कहे कि मुस्लिम लीग नून की वजह से है, तो यकीनी तौर पर जो लोग तकलीफ़ में हैं यानी कि अवाम, वो मुश्किलात का शिकार होते हैं। इस वक्त इंडिया और नेपाल का मैच भी जारी है और इस मैच से मुतालिक भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होना था नहीं हो सका, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जो हठधर्मी है उसकी वजह से नहीं हो सका। हम उस सारी सूरत हाल पर भी बात करने जा रहे हैं। तो ये सारे मामलात हैं आज के इस न्यूज़ रूम के आर के। और सबसे पहले चीनी के बहरान की हम बात करेंगे, क्योंकि वो चीनी जो 83 किलो थी वो 200 रुपये तक पहुँची कैसे है, ये वो सवाल है कि जिसका जवाब तलाश हर कोई करना चाहता है। चीनी बहरान की असल वजह 4 जनवरी 2022 को चीनी की बरामद का फैसला था। PDM हुकूमत ने 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी। चीनी बरामद की इजाज़त इस शर्त पर दी गई कि कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। माली साल 2022-23 में ज़रूरत से 10 लाख टन जायद चीनी पैदा हुई। PDM हुकूमत ने चीनी 98 रुपये फ़ी किलो का नोटिफिकेशन जारी किया। शुगर मिल्स मालिकान ने कीमतों पर अदालत से हुक्म इम्तना ले लिया। हुक्म इम्तना के बाद चीनी की कीमत में ख़त्म ना होने वाला इजाफा शुरू हुआ। शुगर माफिया ने FBR में चीनी के चेक एंड बैलेंस सिस्टम को गैर फाल बनाया। चीनी की धड़ाधड़ बरामद की गई और स्मगलिंग का अमल भी मुसलसल जारी रहा। यूं चीनी 98 रुपये से 200 रुपये फ़ी किलो टन सरप्लस चीनी के स्टॉक से भी लाइल्म रही। अब चीनी की किल्लत को पूरा करने के लिए महंगी चीनी दरामद करना पड़ रही है। इम्पोर्टेड चीनी 220 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदी जाएगी और यूं वो चीनी जो 100 रुपये से कम में दस्तयाब थी वो अब 220 रुपये किलो तक जा रही है। PTI दौर में भी ऐसा हुआ। PTI दौर में शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी के वाफिर ज़खायर होने पर 10 लाख टन चीनी बरामद की। बाद अज़ां किल्लत होने की बिना पर भारी ज़र मुबादला खर्च करके चीनी दरामद करना पड़ी। शुगर स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आया तो तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया गया। शुगर स्कैंडल की तहकीकात का टास्क साबिक़ वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर को दिया गया। शुगर इंक्वायरी कमीशन के सरबराह वाजिद ज़िया थे। कमीशन ने ज़िम्मेदारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात की सिफारिशात दी, फिर रिपोर्ट और सिफारिशात को सर्द खाने की नज़र कर दिया गया। शुगर कमीशन में चीनी की बरामद और कीमत में इजाफे का फ़ायदा उठाने वालों के नाम सामने लाए गए। पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा जहांगीर खान तरीन की शुगर मिल्स को हुआ। जहांगीर तरीन ने मजमूई सब्सिडी का 22% यानी 56 करोड़ 10 लाख रुपए हासिल किया। दूसरे नंबर पर जो नाम सामने आया वो था साबिक़ वफाकी वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार के भाई मखदूम उमर शहरियार खान का, जिन्होंने फ़ायदा उठाया। मखदूम बिरादरान ने चीनी पर 18% यानी कि 45 करोड़ 20 रुपए की सब्सिडी हासिल की। इस ग्रुप के मालिकान में चौधरी मुनीर और मोनस इलाही भी शामिल थे। तीसरे नंबर पर जो नाम सामने आया
चीनी की बरामद से शमीम अहमद खान को 16% यानी कि 40 करोड़ 60 लाख रुपए की जो है वो एक बड़ी रकम मिली और उन्हें एक बड़ा फ़ायदा हुआ। तो इस तरह से ये 3 बड़े नाम हैं, जबकि इसके अलावा सट्टे का मामला भी चलता रहा, उसके भी कुछ किरदार सामने आए और यूं एक शुगर स्कैंडल जो है वो बेनकाब हुआ और अभी भी कमोबेश इस जैसी ही कुछ सूरत हाल नज़र आती है। पीडीएम हुकूमत के खात्मे के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी चीनी बहरान का मलबा एक दूसरे पर डाल रहे हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर और लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने चीनी बरामद करने की जिम्मेदारी नवीद कमर पर डाली है। एहसन इकबाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि साबिक़ा हुकूमत एक इत्तेहादी हुकूमत थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी नून लीग पर नहीं डाली जा सकती। जबकि साबिक़ वफाकी वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर ने चीनी बहरान पर लबकुशाई की है। उनकी जानिब से कहा गया है कि जो वजारत तिजारत है उसने फ़ैसला नहीं किया था, बल्कि इसकी इजाज़त शहबाज शरीफ ने दी थी। शहबाज शरीफ की वजारत ख़जाना थी और वजारत ख़जाना को चला रहे थे जनाब इसहाक डार, उन्होंने इक़्तिसादी काउंसिल में इसकी मंजूरी दी। तो नवीद कमर क्या कह रहे हैं ये आप भी सुने। इजाजत जो है वो ईसीसी में इस पे डिस्कशन होता है और काबीना उसको इंडोर्स करती है। हमारे बॉर्डर्स पे हमारा कोई कंट्रोल ना हो तो ये सारी की सारी चीनी जो है वो स्मगल हो जाती है। तो बेहतर ये होता है कि हम एक्सपोर्ट करें, ऑफिशियली उसका मुल्क को फायदा हो। इक़्तिसादी मालियाती काउंसिल ने दिसंबर 2022 में वजारत फूड सिक्योरिटी की समरी मंजूर करते हुए चीनी की बरामद की इजाज़त दी, जिसका इत्तलाक़ साल 2022-23 के लिए था। वजारत ख़जाना ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद गैर मुल्की ज़खायर को बढ़ाना था, क्योंकि साल 2022 में पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के आदाद शुमार के मुताबिक रिकॉर्ड 79 लाख टन की पैदावार हुई, जबकि माली ज़रूरत 68.5 लाख टन थी। यूं इजाफी गंदम बरामद करने के लिए हुकूमत पर जोर डाला गया और यूं ये इजाज़त दिसंबर 2022 में मिल गई और इस पर अमल दरामद शुरू हुआ। सिर्फ फरवरी के महीने में 42,434 टन चीनी बरामद हुई। अगले ही महीने यह हजम 3 गुना बढ़कर 1,29,746 टन को पहुँच गया। फिर अप्रैल में 40,716, मई में 1,893 और जून में 963 टन चीनी बरामद हुई। यूं फरवरी या जून 2023 में 2,15,752 टन चीनी आलमी मार्केट में फ़रोख्त कर दी गई। चीनी बरामदात की हद सिर्फ और सिर्फ 5 लाख टन रखी गई थी और ये भी किस्तवार यानी 1 लाख टन के फ़रोख्त करके की जाना थी। लेकिन फिर मार्च में 1 लाख टन से ज़्यादा चीनी बाहर भेज दी गई और ये वो चीनी है जो कानूनी तरीके से फ़रोख्त की गई, जबकि गैर कानूनी तरीक़ों से चीनी की फ़रोख्त यानी स्मगलिंग हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा और इसकी रोकथाम के लिए रवा हफ्ते होने वाले जो ईसीसी के इजलास है उसमें वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यह हिदायत की गई है कि वो चीनी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए तमाम मुतल्लिक़ा एजेंसी से राब्ते में रहें। रिकॉर्ड पैदावार होने और ज़रूरत से ज़ायद चीनी बरामद करने के बाद शुगर मिल्स एसोसिएशन का मौक़िफ़ था कि गोदाम में अगले क्रशिंग सीज़न तक मज़ीद 2 माह का स्टॉक होगा, लेकिन ये चीनी कहाँ गई ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये स्मगल हुई है तो इस सिलसिले में अदालतों के ज़रिए रिलीफ भी हासिल किया गया और इसमें केन कमिश्नर्स का अपना मौक़िफ़ है, चीनी के जो स्टॉकर्स हैं उनका अपना मौक़िफ़ है। लेकिन बहरहाल महंगाई है, लोग परेशान हैं और सिर्फ चीनी ही महंगी नहीं है बल्कि 18 माह से आवाम पर भी मुसलसल पेट्रोल बम गिर रहा है। निगरान हुकूमत आ गई है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सका है और निगरान हुकूमत ने आवाम पर दूसरा पेट्रोल बम गिराया है। हाल ही में पीडीएम हुकूमत की जानिब से आवाम पर 5 बड़े पेट्रोल बम गिराए गए, उनकी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। मई 2022 में पहला पेट्रोल बम गिराया गया, पेट्रोल 30 रुपये महंगा करके कीमत 179 रुपये 86 पैसे कर दी गई। बाद अज़ां 1 जून 2022 को शहबाज हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम बरसाया, कीमत में 30 रुपये इजाफा किया और कीमत 209 रुपये 86 पैसे पर पहुँचा दी गई। महज 15 दिन बाद 15 जून 2022 को एक और झटका आवाम को दिया गया और मज़ीद 24 रुपये इजाफा करके पेट्रोल की कीमत 233 रुपये 86 पैसे मुकर्रर की गई। फिर नए साल यानी कि साल 2023 के पहले माह शहबाज हुकूमत ने आवाम को महंगाई का तोहफ़ा दिया। जनवरी 2023 को जो 29 तारीख आई तो पेट्रोल 35 रुपये फ़ी लीटर महंगा किया गया और पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपये 80 पैसे पर पहुँच गई और फिर फरवरी 2023 को पेट्रोल 22 रुपये कुछ पैसे महंगा हुआ और कीमत 272 रुपये मुकर्रर की गई। निगरान हुकूमत ने 15 अगस्त 2023 को पेट्रोल फ़ी लीटर 17 रुपये 50 पैसे महंगा करके कीमत 290 रुपये तक पहुंचा दी। फिर निगरान हुकूमत ने ही 1 सितंबर को पेट्रोल 14 रुपये 91 पैसे फ़ी लीटर महंगा करके कीमत 305 रुपये 36 पैसे मुकर्रर कर दी। तो 18 माह में आवाम पर एक के बाद एक पेट्रोल बम गिराया गया और पेट्रोल 160 रुपये से अब 305 रुपये तक पहुंच गया है।
ज़फ़र मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, तफसील जानते हैं मामलात की, मईशत कब बेहतर होगी, कैसे बेहतर होगी, मुख्तलिफ उमूर हैं। ज़फ़र साहब, ये जो सूरत हाल है पेट्रोल की, बिजली की, चीनी की, इसका हल क्या है? यकीनी तौर पर हमें अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज करना है, एक्सपोर्ट की क्वालिटी को बेहतर करना है, लेकिन हमारा टाइम फ्रेम क्या है? कब तक कर लेना है हमने कि इससे पहले बहुत देर हो जाए? क्योंकि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो पूरा बैठा हुआ है, अगर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, फैक्ट्री को चलाना है तो हमें चीनी बहरान की बात हो रही थी और सवाल ये है कि एक जानिब से कहा जा रहा है कि चीनी बहरान हमने पैदा नहीं किया, ये बहरान किसी और का पैदा करता है। दूसरी जानिब से जवाब दिया जा रहा है कि बहरान तो है ही नहीं और ये कहा जा रहा है कि ज़ख़ीरा जो है वो किया गया है और इसके साथ साथ नवंबर तक का स्टॉक भी मौजूद है। नवीद कमर साहब ये कह रहे हैं, तो फिर बहरान कहाँ है? बहरान तो वो है जो मैं और आप सफ़र करें और आवाम सफ़र करिए। ज़फ़र मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़फ़र साहब, चीनी बहरान है, आवाम को बहुत महंगे दामों चीनी मिल रही है, लेकिन नवीद कमर साहब और एहसन इकबाल साहब जो है वो एक दूसरे पे ब्लेम भी करें, लेकिन नवीद कमर साहब कह रहे हैं कि ये तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई है और स्टॉक तो मौजूद है नवंबर तक का, तो सर फिर चीनी कहाँ है? देखिए, ये ब्लेम गेम तो अब देख देख कर थक गई है आवाम। ये टेबल टेनिस की तरह, पिंग पोंग की बॉल की तरह इधर से उधर फेंक। इशू आता है कि आपको किस प्राइस पर चीनी दस्तियाब है, वो प्राइस बढ़ती जा रही है। अब चाहे इसमें एक्सपोर्ट जो कर दिया था उसकी वजह से है, चाहे डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से है, चाहे वो अपना जो कहते हैं कि होर्डिंग कर ली है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली है, उसकी वजह से मसला तो है और मसले का हल कोई नहीं बता रहा, एक दूसरे पर ब्लेम गेम कर रहे हैं। अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी है तो आइडेंटिफाइबल हैं, कौन से इतने अपने पास ज़ख़ीरा करने की जगह हैं, सबके वेयर हाउस नज़र आते हैं, कहाँ कहाँ वेयर हाउस है वो नज़र आते हैं, कौन कौन ज़ख़ीरा करते हैं शुगर इंडस्ट्री में वो भी सबको पता है। ऐसी कोई बात नहीं कि अब नाम हो, अभी नया जो साइंटिफिक तरीके आ गए हैं उससे तो, और जो आजकल मीडिया और ये जो मोबाइल फ़ोन के जो वीडियोस बन रहे हैं वो तो 1-2 दिन में ही आपको पता चल जाएंगे कि भाई इधर ये ज़ख़ीरा हुआ है, या शुगर के एक जानिब कहा जा रहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, दूसरी जानिब स्मगलिंग के हवाले से भी खबरें हैं कि चीनी के ट्रक रोज़ाना अफगानिस्तान भेजे जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चीनी की नकलो हरकत रोकने के लिए जो पोर्टल बनाया गया था वो भी गैर फाल है। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि उन लोगों को पकड़े ना जो बॉर्डर को कंट्रोल करते हैं। इससे पहले जो अपने बच्चे मरे थे समंदर के अंदर 300, वो भी तो कोई ना कोई तो इनको बॉर्डर पार करा रहा है ना। बिल्कुल। और वो गवर्नमेंट के ही ऑफिसर्स हैं, वो इमिग्रेशन के नहीं है तो फिर कस्टम्स के हैं, तो उनको वो तो आपके नज़र में है, उनको वो आइडेंटिफाइड है। उस बॉर्डर पर जो जहाँ जहाँ खड़ा है उस बॉर्डर को उधर उसको उठा लो और मालूम करो कि भाई तुमने कैसे अलाउ किया। एक तो हम खुद परेशान है, 25 करोड़ आवाम, और उसमें आप चीनी को स्मगल करने दे रहे हैं। अब स्मगल इसलिए हो रहा है कि वहां पर प्राइस उनको अच्छी मिल जाती है, बिल्कुल यहाँ से डबल मिल रही है, तो उन्होंने स्मगल कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब हम लाड़े लपे दे रहे हैं कि ब्राजील से हम इंपोर्ट कर लेंगे और इधर से इंपोर्ट कर लेंगे। भाई ब्राजील से आते आते आपकी कॉस्ट डबल हो जाती है। कोई ब्राजील पिछली गली में तो नहीं है कि बॉर्डर के उस तरफ ब्राजील है, वो दुनिया के दूसरे कोने पर है। मेरे ख्याल में कितनी चीनी इसमें खराब हो जाती है, कितनी पहुंचती है और किस सूरत में, किस हाल में पहुंचती है। जी, और सर मसला ये भी तो है ना कि अगर हम अपनी ज़रूरत से ज़ायद बिजली चीनी की पैदावार हो रही है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो सर वही चीनी जो कि सरप्लस में मौजूद थी अब हम महंगे दामों उसको बेचेंगे और आवाम लेने पर मजबूर होगी। देखें, ये मुल्क पूरा एडॉकिज्म पर चल रहा है और उस टाइम इनको अर्जेंसी होती है कि किसी तरह कैश डॉलर ले आएँ या स्ट्रॉन्ग करेंसी ले आएँ। फिर पता चलता है कि शॉर्टेज हो गई तो फिर कहते हैं चलो अब इंपोर्ट करो। अब यही कैश हार्ड करेंसी जो है अब इंपोर्ट में लग जाएगी। तो ये खेल जो है ये हमेशा हम देखते रह रहे हैं। मुश्किल ये हो गई है इनके लिए भी और आवाम के लिए भी कि अब सब चीज़ें खुलकर सामने आती हैं। पहले ये सब छुपी हुई होती थी, अब फौरन आप देखिए कि इन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी का बताया कि मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी कितने लोगों को कितनी यूनिट्स मिल रहे हैं, ये सब
कभी इससे पहले इन्होंने शेयर भी नहीं किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। जफर मोतीवाला साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अब्दुल रऊफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा होलसेल ग्रॉसर एसोसिएशन है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अब्दुल रऊफ साहब, हम देख रहे हैं कि एक जानिब चीनी का बहरान है, आवाम इसमें पिस रही है, परेशान है, लेकिन सर अगर हम मुनाफे की बात करें तो होलसेलर जो है वो सारा मुनाफा कमा रहे हैं, तो आवाम का क्या कसूर है सर? आवाम को रिलीफ कब मिलेगा, क्या सूरत है? इन हालात में आवाम को तो कभी भी रिलीफ नहीं मिलेगा। जब कार्टेल बनेगा शुगर मिल मालकान का, सट्टा माफिया होगी, स्मगलिंग होगी, कोई रेट नहीं होगी गवर्नमेंट की, तो ये तो कोई भी रेट हो सकता है दुनिया में। अगर आप देखें दुनिया में एक सिस्टम है कि 10% से ज्यादा नफा कोई नहीं ले सकता। हमारे यहाँ कोई मैकेनिज्म है नहीं है। अब आप देखें कि जो चीनी हमने एक्सपोर्ट की वो 2.5 लाख टन की, पहली बात तो उसकी एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं देनी थी। अगर उस पर पाबंदी लगाई, 5 लाख टन के बजाय उन्होंने 2.5 लाख टन कर दी, उस पाबंदी लगाने के बावजूद भी ये जखीरा गोदामों में है। आप सरप्लस चीनी है हमारे पास 10 लाख टन, ये मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ। अच्छा। इसकी वजह है कि आप सारे गोदाम अगर इंटीरियर पंजाब, इंटीरियर सिंध, इंटीरियर केपी के छापे मारे ना आप, सब मिल जाएगी। और जो ये कार्टेल सिस्टम जो शुगर मिल मालकान, जाहिर सी बात है ये कोई गरीब लोगों के नहीं है, ये अमीर लोगों के हैं और वो बहुत असलो वसूख वाले लोग हैं। जाहिर सी बात है वो किसी चीज काम नहीं करते, वो बोलते हैं देखा जाए कभी 120% इजाफा किसी चीज में होता नहीं है, इस तरह जो हुआ है। ठीक है अब्दुल रऊफ साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जफर मोतीवाला साहब भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन हमें अजान ब्रेक पे जाना है। हम वापस आते हैं और फिर आपसे गुफ्तगू करते हैं। चीनी बहरान पे बात हो रही थी और बात हो रही है इस तरह से कि कहा यह जा रहा है सियासी हलकों की जानिब से भी कि चीनी का वाफर मिकदार में मौजूद है। और हमारे साथ जो हमारे गेस्ट थे अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ थे, जफर मोतीवाला साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। और अब्दुल रऊफ साहब, आप बात कर रहे थे कि चीनी हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद है। अगर सिर्फ वाफर मिकदार में मौजूद है और एक जानिब अगर उसकी स्मगलिंग हो रही है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी है, तो सर इसका क्या फिर चेक एंड बैलेंस है और किस तरह से निगरान हुकूमत को अब आगे आना चाहिए और इन तमाम मसलों को कंट्रोल करना चाहिए? देखें, आप निगरान हुकूमत पर भी बात करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको 20 दिन हुए होंगे आए हुए, लेकिन आप ये 16 महीने की कारकर्दगी देख लें। Exactly, और मैं आपको चीनी का भी बता ही देता हूँ कि 16 महीने में जितनी महंगाई हुई है ना 76 में नहीं हुई। और मैं आपको दूसरा रिकॉर्ड बताऊं कि फरवरी का महीना 2023 उसमें 83 रुपीस की चीनी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। 6 महीने पहले इसको बताएं कि ये गवर्नमेंट ने या आला इदारों ने इस पे चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं किया गया। अब पहला तो मेरा सवाल ये है कि 2 साल से हम एक ही बात करते हैं कि जो शुगर मिल वाहन जो ड्यू इश्यू करते हैं डिलीवरी ऑर्डर पैसा देने के बाद उस पे सेल टैक्स नंबर होना चाहिए, इनकम टैक्स नंबर और डीलरशिप नंबर होना चाहिए। सर ये जो बेनामी होता है ना, उससे जाहिर सी बात है वो एक दूसरे को बेचते रहते हैं और सट्टा खेलते रहते हैं, वही हालत है। लेकिन जखीरा के कोई कंट्रोल नहीं किया आज तक। मैं आज आपके टीवी के तवज्जुह से बताता हूँ कि ये जब एक्सपोर्ट का ऑर्डर हुआ था कि 5 लाख टन का 2.5 लाख टन हुआ, जब ये 2.5 लाख टन होने के बाद जब गवर्नमेंट ने बोला कि 100 रुपए हम रिजर्व 100 रुपए प्राइस फिक्स करेंगे, इसकी होना भी चाहिए था गवर्नमेंट के हिसाब से तो 100 रुपए होनी चाहिए। सर होना तो बहुत कुछ चाहिए था जो कि हुआ नहीं है। जफर मोतीवाला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, जिस तरह से अब्दुल रऊफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि चल चलाओ काम हो रहा है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है और अब मलबा जो है वो एक दूसरे पर डाला जा रहा है। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि ये नवीद कमर साहब ने किया था। नवीद कमर साहब कहते हैं कि हम तो इत्तेहादी हुकूमत में थे, अकेले फैसले नहीं होते हैं। तो सर पीडीएम हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया, अब तमाम तर जो मलबा है निगरान हुकूमत पर डाल दिया गया है कि वो कुछ नहीं कर रही है। सर किसने क्या करना है और कब करना है इस पे काम? देखिए, किसी ने कुछ नहीं करना है। एक तो आप बिल्कुल ये समझ जाएं कि आपके पास कोई चीज भी एक्सेस में नहीं है। अच्छा। और उसकी मेन वजह यह है कि आपकी पॉपुलेशन बूम बहुत हो गया है। 25 करोड़ आवाम के लिए फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान में ख़त्म हो गई है। उस पर सोने पर सुहागा स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ख़राब हो जाना चीनी का और एक्सपोर्ट, ये सब इधर उधर के ताने बाने हैं। पहले तो हमारी कंजप्शन जो है वो इतनी बढ़ गई है
कि भाई अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप कोई भी चीज़ उठा कर देख लें, आप ये देख लें कि कई मरतबा कभी टमाटर के भाव बढ़ जाते हैं, कभी आटे का भाव देख लें। अभी थोड़े दिन पहले ही स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा था हमने महंगाई को कंट्रोल कर लिया है और इन्फ्लेशन अब डाउन हो रहा है। कोई डाउन नहीं हो रहा। ये सब फिगर गलत दे रहे हैं कि 30 से नीचे आ गया और ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरा हिसाब जो कह रहा है कि 37% से ज्यादा का इन्फ्लेशन है और फूड में ज्यादा ही ज्यादा है। फूड से ठीक है, इन्फ्लेशन रेट यकीनन हमारा बहुत ज्यादा है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक जानिब ये कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा होती है, दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि कोई बहरान नहीं है, हमारे पास वाफर मिकदार में हर चीज़ मौजूद है और स्पेशली अगर चीनी की बात करें। बहुत शुक्रिया जफर मोतीवाला साहब और अब्दुल रऊफ मौजूद थे, आपने अपनी अपनी राय दी। चीनी बहरान जो कि शिद्दत इख्तियार कर गया है, मसला अब ये है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर ये बहरान भी है तो इससे निकलने की हमें कोशिश करनी है, ना कि ये कि अब हम मसले की ही बात करें, हमें हल की तरफ भी जाना होगा। और एक मरतबा फिर हम बात कर लेते हैं इस घंटे में भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुकाम की, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दावत पर आज लाहौर पहुँचे हैं और उनका इस्तकबाल भी हुआ है। यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो मैचेस हो रहे हैं एशिया कप के पाकिस्तान में, वैसे तो पूरे के पूरे मैचेस ही पाकिस्तान में होना थे, लेकिन कुछ मैचेस भारत की ज़िद और अना की वजह से श्रीलंका चले गए। तो अब जो बाकी मानदा मैचेस हैं उसमें से कुछ मैचेस देखने के लिए ये लोग यहाँ पर आए और कहा जा रहा है खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और वापस चले जाएंगे। और क्या। और वक्त में BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला भी शामिल हैं और इसके साथ साथ डायरेक्टर BCCI भी और सेक्रेटरी टू नाइब सदर मोहम्मद अकरम भी वफ़द में शामिल हैं। भारतीय वफ़द लाहौर में 2 रोज़ क़याम करेगा। भारतीय वफ़द PCB हुकाम के साथ बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करेगा। भारतीय वफ़द एशिया कप के मैच देखने के अलावा गवर्नर हाउस में इशाइये में भी शिरकत करेगा। BCCI का वफ़द 2008 के बाद अब पाकिस्तान आया है और 2 रोज़ा ये क़याम होगा। इसके साथ साथ नायब सदर जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड हैं राजीव शुक्ला, उन्होंने लाहौर पहुंचकर ज़का अशरफ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू भी की और कहा है कि एशिया कप चल रहा है जिसकी पाकिस्तान इवेंट की मेज़बानी कर रहा है, हम PCB की दावत पर पाकिस्तान है। उन्होंने क्या कहा है वो सुनते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इन्विटेशन पर हम लोग यहाँ पे BCCI का डेलीगेशन आया है। इतने अच्छे मैच हो रहे हैं, मैच का मजा लो, क्रिकेट एंजॉय करो। क्रिकेट से बढ़िया चीज़ क्या है? हमारी विजिट क्रिकेट को लेके है। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने भी मीडिया से बात की है, वो क्या कह रहे थे ज़रा आप वो भी सुना। हमने दावत दी है, इन्होंने मेहरबानी की है, ये हमें करेंगे तो हम भी इसी तरह इनको गर्मजोशी से इस्तकबाल करेंगे एंड इंशाल्लाह वी विल ग्रो टुगेदर। क्यों जी पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस विल ग्रो। वी विल ग्रो टुगेदर के लिए ज़का अशरफ साहब ने दोनों के हाथ पकड़े और ऐसे लग रहा था कि खुद पकड़ के किए हैं वो, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी इकोनॉमी क्रिकेट इकोनॉमी ग्रो कर चुकी है, हमारी वाली ने ग्रो करना है तो हमने ही बोलना था भाई हाथ तो उठाओ। एग्जैक्टली ऐसा ही है। नजम सेठी की बात करते हैं। नजम सेठी, पाकिस्तान भारत का एशिया कप का मैच बारिश की नज़र होने पर खासे बरहम नजर आए हैं। ACC पे साबिक सरबराह PCB ने ट्वीट में क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले के यूं बेनतीजा खत्म होने पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा है कि उन्होंने पहले ही BCC से मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में रखने की सिफारिश की थी। ये मायूस कुन है कि क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच हो और बारिश से मुतासर हो जाए। इन दिनों में श्रीलंका में बरसात होती है। PCB के सरबराह के तौर पर ACC पर जोर दिया था कि एशिया कप के मैचेस UAE में रखें, ताहम श्रीलंका को इवेंट देने के लिए मुख्तलिफ बहाने बनाए गए और ये कहा गया कि UAE में गर्मी होगी, UAE में गर्मी होगी, श्रीलंका में बारिश होगी, पाकिस्तान आएंगे तो कोई और ख़तरा होगा, इंडिया जाएंगे तो शिवसेना होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी होगी। तो क्रिकेट ही नहीं खेलते, घर बैठ जाते हैं, चूड़ियाँ पहना देते हैं अपने प्लेयर्स को और उन्हें बोलते हैं कि वो आराम से रेस्ट करें, चिल करें, कोई मसला नहीं है। क्रिकेट की क्या ज़रूरत है, गर्मी के लिए आप बहुत सारे और टोटके आजमा सकते हैं। यही वजह है कि लोग देखें ना सोशल मीडिया पर गम गुस्से का इजहार भी करें। वीरेंद्र सहवाग कई मैचेस उन्होंने खेले, उन्होंने तो कभी नहीं कहा गर्मी है, ये कह रहे हैं कि बारिश के टाइम तो चाय पकौड़े होते हैं, एशिया कप भी रख दिया है, तनकीद कर रहे हैं। एक और सारिफ हैं जनाब, लें ओहो इरफान पठान है, तो ये तो कह रहे हैं बहुत सारे पड़ोसियों के TV बच गए हैं, इनको लग रहा था ये जीतेंगे लेकिन फिर खैर बारिश ही हो गई। ये एक और हैं निब्राज रमज़ान, फिर मारिया राजपूत हैं। तो इन्होंने भी कहा है कि जी बारिश की वजह से सिर्फ और सिर्फ मैच जो है वो नहीं हो सका और इसकी एक ही वजह है जयशा। फिर एक और हसन साहब हैं, हसन अब्बास, वो कहते हैं जी शेम ऑन यू BCCI एंड जयशा। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई और है, कोई रह तो नहीं गया? ये नहीं, हसन ही इसी तरह हसन की तरह और बहुत से ये आ गए। हाँ, ये बहुत मज़े का था। एवरी इंडियन जो है उन्होंने ये करके एक मीम शेयर की है और सिचुएशन बताई है कि जो इंडियन फैंस हैं
वो इस वक्त खासे मायूस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो चाह रहे थे, पाकिस्तानी फैंस चाह रहे थे कि एक अच्छा मैच देखने को मिले। और इसी तरह से हिमांशु पारेख की जानिब से भी ये ट्वीट किया गया है और वो कह रहे हैं कि शाहीन आफरीदी इज़ लिविंग रेंट फ्री इन आवर हेड्स राइट नाउ। शाहीन आफरीदी तो वाकई छाए रहे और हमारे जो मुखालिफ हैं वो भी उनकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह सके। और एक और सारिफ है, उन्होंने लिखा है कि इट सीम्स लाइक इंडिया हैज़ लॉस्ट द मैच ऑलरेडी। यानी पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस थी उसने इंडियन जो फॉलोअर्स थे, क्रिकेट फॉलोअर्स, उनको भी तारीफ़ पे मजबूर किया। और चाह वो ये रहे थे कि इंडियन भी मैच खेलें, यानी उनकी भी वो हो बैटिंग हो, और उसके बाद नतीजा तो निकले। इसमें देखें जैसे ये मीमर है एक और, ये हन्नान है, हन्नान फारूक, एक पूरी सनत है मीमर्स की, एक पूरी सनत है मीमर्स की जो पूरा दिन इंतजार करती रही कि बारिश रुके, मैच हो और उसके बाद वो ये मीम बनाए, वो मीम बनाए, लेकिन मीम ही नहीं बना सके। बहुत शुक्रिया। जय शाह इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ा मरकज बने हुए हैं और उन्हें भारतीय लोग भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हाशा बोगले ने भी दबे लफ्जों में कमेंट किया है क्योंकि वो खुल के नहीं कर सकते, उनकी कमेंट्री ना चली जाए। और भी दीगर लोग, वहाँ की जो उर्दा शाकरा उर्दा वहाँ की जर्नलिस्ट हैं, उसने भी कमेंट किया है जो बेंगलोर की है। तो जय शाह इस वक्त अताब की जद में है। उनकी हठधर्मी की वजह से एशिया कप के मैचेस जो है, नजम सेठी साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि वो चाहते थे कि एशिया कप के मैचेस मुत्तहदा अरब अमारात में हो, क्योंकि अगस्त और सितंबर बारिशों का सीजन है। अब देखते हैं जब सारी टीमें यहाँ आ रही हैं सिवाय भारत के, देखिए श्रीलंका यहाँ पर मौजूद है, कल वो मैच खेलेगी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सारी आ चुके हैं। तो भारत को फिर क्या कबाहत है? अगर ठीक है भारत का मैच उस वक्त सेठी साहब तैयार हो गए थे के जो मैचेस होंगे वो आउटसाइड पाकिस्तान हो, बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में हो। पाकिस्तान होस्ट नेशन है और लगता है टर्म्स डिक्टेट करा रहा है एसीसी का सदर जय शाह। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वीक विकेट पर है, अपना मौकिफ नहीं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब रॉजर बिनी और राजीव शुक्ला का हाथ में पकड़कर बुलंद कर भाई काम की बात भी करें कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है। सिर्फ बराए नाम मेजबान है पाकिस्तान, इस पे सोचना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ इस पे बहुत सही क्रिटिसिज्म हो रहा है, यकीनी तौर पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो डिक्टेट कर रहा है, तो उसके डिक्टेट करने की बड़ी बुनियादी वजह तो ये है कि उसकी क्रिकेट इकॉनमी हमसे कहीं ज़्यादा है। तो फिर जाहिर है हम फिर जैसे जैसे वो चलाते हैं हम चलना शुरू हो जाते हैं। यानी वर्ल्ड कप के लिए हमने हामी भर दी कि हम जा रहे हैं, हम तो मना कर ही नहीं सकते, हमारी किताबों में तो नो है ही नहीं। नहीं, आपने सही कहा, लेकिन वो इसलिए डिक्टेट कर रहा है कि उसे पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी तो है ही नहीं। 8 महीने में 3 चेयरमैन आ चुके हैं, रमीज राजा, नजम सेठी, ज़का अशरफ, और कोई इनमें से 2 में से तो कोई परमानेंट चेयरमैन ही नहीं है। तो वो भी इसका फायदा उठा रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद बैकफुट पर है, तो इसलिए उसको भरपूर तरीके से और मजीद बैकफुट पर किया जाए। मैं समझता हूं कि जब ज़का अशरफ आए थे उन्होंने बड़ा बबांगे दोहल ये ऐलान किया था कि जनाब हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे अगर भारतीय टीम यहाँ नहीं आएगी। क्या हुआ? हमें घुटने टेकने पड़े। तो मेरे ख्याल में स्टैंड भी हमें लेना पड़ेगा, बगैर स्टैंड लिए उबैद काम नहीं चलता। यकीनी तौर पर बगैर स्टैंड लिए जो है वो काम भी नहीं चलता और बड़ी इकॉनमी होगा, लेकिन हमारे यहाँ भी अपने कुछ मसाइल हैं स्टेबिलिटी के। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो सभी तनकीद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर जय शाह को क्या सूझी थी कि वो जो है चले जाएँ अपने मैचेस को लेकर श्रीलंका, और श्रीलंका में भी वहाँ जहाँ बारिश हो रही हो। बिल्कुल ऐसी है। अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह ने के बाद।